गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर पे ठीक होगे और अपना अध्ययन कार्य कर रहे होंगे। कल जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो शक्ति के बारे में था और हमने बताया था शक्ति, बल और प्रभाव में अंतर, कि शक्ति से दो चीज़ें निकलती है, बल और प्रभाव, लेकिन उनमें क्या होता है? अंतर। क्या होता है? अंतर होता है। जैसे दूध से क्या निकलता है? दही निकलता है, दही से क्या निकलती है? छाछ निकलती है, लेकिन उनकी गुणवत्ता में अंतर होता है। होता ही नहीं होता? दही खट्टा, छाछ खट्टी, दूध कभी खट्टा थोड़ी होता है। दूध खट्टा हो जाता है, क्या हो जाता है? फट जाता है। दूध में कोई खट्टी चीज़ डालोगे तो क्या हो जाएगी? फट जाएगी। फट जाता है ना, छीना छीना सा बन जाता है। जरूरी नहीं कि कोई चीज़ में से कोई चीज़ निकले तो वो उसकी जैसी हो। वैसे अगर शक्ति और में से बल और प्रभाव निकल रहे हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बल और प्रभाव उसके जैसे ही हो। हाँ, कुछ समानताएं हो सकती है। शक्ति का क्या बताया था मैंने? चलती बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। यदि शक्ति का वास्तविक प्रयोग हो जाएगी, शक्ति शारीरिक हो जाएगी, तो शक्ति किस में बदल जाएगी? बल में। फिर इसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी शक्ति के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? शक्ति के प्रकार। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, वो होगा शक्ति के प्रकार। तो शक्ति का पहला प्रकार मैंने बताया था आपको, राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति, इसमें पद, प्रतिष्ठा, दंड, कर, संजय, समाज के जो मूल्यवान पद है उनके कार्यों का क्या किया जाता है? आवंटन किया जाता है। और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग भारत में दो अंग करते हैं, औपचारिक अंग और अनौपचारिक अंग। अब औपचारिक अंग कौन से होते हैं? औपचारिक अंग होते हैं जिन्हें सहमति होती है, जिनका संवैधानिक अधिकार होता है। जैसे पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। भाई शक्ति का प्रयोग कौन करती है? सत्ता। भाई शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक, जैसे रोबोट वाइस अटेंडे का शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार सत्ता को है। किसको है? सत्ता को। सत्ता में कौन आ जाते हैं? वर्तमान में सत्ता है किसी भी देश की, लोकतंत्र शासन है। मैंने बताया राजनीतिक शक्ति, पहले सैनिक शक्ति, अब राजनीतिक शक्ति। तो वर्तमान में सत्ता अर्थात शासन कौन कर रही है? भारतीय जनता पार्टी। कौन कर रही है? भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोकसभा में उसके मेंबर सबसे ज्यादा है। तो शक्ति का प्रयोग कौन कर रही है? भारतीय जनता पार्टी। तो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कौन कर रही है? भारतीय। तो शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार किसको होता है? सत्ता को। अर्थात भारतीय जनता पार्टी जो भी नियम बनाएगी सदनों में, विधेयक निर्माण की प्रक्रिया पढ़ोगे आप, विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया अर्थात कानून किसके द्वारा बनाए जाते हैं? व्यवस्थापिका के द्वारा। किसके द्वारा? फिर उन पर समीक्षा करती है कार्यपालिका। कार्यपालिका कौन? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, जो भी ये मंत्रीगण होते हैं, ये किसके भाग होते हैं? कार्यपालिका के। चर्चा करते हैं आपस में। क्यों करते हैं चर्चा? वो क्योंकि हम विधायक तो हमारे क्षेत्र से भेजते हैं चुनकर, क्या वो हमारे क्षेत्र के लिए सही है या नहीं। अगर उस विधायक को लगेगा कि ये कानून हमारे क्षेत्र के लिए सही है तो वह क्या कर देगा? यस, हाँ मैं इस कानून का क्या करता हूँ? समर्थन करता हूँ। क्या करता हूँ? समर्थन। और जब वह दोनों सदनों में बहस हो जाएगा तो वह क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। अंत में क्या करेगा राष्ट्रपति? उसके ऊपर हस्ताक्षर, हस्ताक्षर करके क्या बन जाएगा? वो कानून। अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति क्या करता है? किसी विधेयक पर हस्ताक्षर कर देगा तो किसकी प्राप्ति हो जाती है? उसको कानून की प्राप्ति हो जाती है।
तो तीनों अंग तो क्या करते हैं, औपचारिक रूप से, मतलब सहमति से शक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक होता है अनौपचारिक अंग, जिसमें कोई होता है सामाजिक व्यक्ति, प्रभावशाली, राजनीतिक दल और दबाव समूह, ये भी क्या करते हैं, शक्ति का प्रयोग करते हैं। मैं कैसे करते हैं बताता हूं आपको। कोई दबाव समूह होता है, कोई होती है कमेटी वगैरह होती है, हम उन वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए क्या करती है, धरने पे बैठ जाती है, हड़ताल करती है, रास्तों को बंद कर देती है। तो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करवाए ना, अपनी बातों को मनवाया नहीं मनवाया, होते रहते ना समय समय में आंदोलन, बस अनौपचारिक अंग हो गया। तो लिखिए अब, लेकिन राजनीतिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति से आशय यह है कि राजनीतिक शक्ति से आशय यह है कि समाज के मूल्यवान संसाधन जैसे पद, प्रतिष्ठा, कर, दंड आदि कार्यों का आवंटन राजनीतिक शक्ति का प्रयोग प्रजातंत्र में शक्ति के औपचारिक प्रजातंत्र में व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। इन्हें शक्ति के औपचारिक अंग कहा जाता है। इन्हें शक्ति के औपचारिक अंग कहा जाता है। इन्हें शक्ति के औपचारिक अंग कहा जाता है। कभी कभी राजनीतिक दल
कभी कभी राजनीतिक दल दबाव समूह समाज में प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा भी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन्हें शक्ति के अनौपचारिक अंग कहा जाता है। इन्हें शक्ति के अनौपचारिक अंग कहा जाता है। तो स्टूडेंट, दो तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार एग्जाम में कि शक्ति के औपचारिक अंग कौन से होते हैं, अनौपचारिक अंग कौन से होते हैं। तो आपको ज्ञात हो चुका होगा औपचारिक अंग तो कौन से होते हैं, अनौपचारिक कौन से होते हैं। औपचारिक अंग हमेशा शक्ति का प्रयोग करेंगे, उनका संवैधानिक कर्तव्य है, दायित्व है, संवैधानिक शक्ति है, शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार है। शक्ति, क्योंकि वो सत्ता में, किसमें, सत्ता के प्रमुख अंग है। सत्ता का मतलब क्या होता है, शासन। क्या होता है, शासन करने वाले। और शासन के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं, 3। पढ़ लिया होगा आपने पहले भी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका क्या करती है, कानून बनाती है। कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। और जब कानून में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो उसका न्याय कौन करती है, न्यायपालिका। कौन करती है, न्यायपालिका। तो स्टूडेंट्स, राजनीतिक शक्ति हमने पढ़ ली। अब इसके बाद में जो दूसरी शक्ति है उसका नाम है आर्थिक शक्ति। कौन सी है, आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति क्या है, आर्थिक जैसा शब्द आ जाता है, धन कमाने के लिए की गई क्रिया क्या कहलाती है, आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक शक्ति का मतलब धन संपदा से। वास्तव में ऐसे ही है, आर्थिक शक्ति का आशय क्या है, धन संसाधन जैसे भू, स्वामित्व, ये किस में आ जाते हैं, आर्थिक संसाधनों में। और आर्थिक शक्ति के बारे में ये धारणा है कि जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होता है वो राजनीतिक रूप से भी क्या होता है, शक्तिशाली होता है। लेकिन इसके पीछे दो धारणा है, उदारवादी और मार्क्सवादी। उदारवाद के अनुसार क्या है, शक्ति के अन्य तत्वों में से एक क्या है, आर्थिक शक्ति भी एक तत्व है। लेकिन मार्क्सवाद क्या कहता है कि आर्थिक तत्व पे ही क्या है, पूरी शक्ति टिकी हुई है। ये दो प्रकार की धारणा है जो परीक्षा में पूछ लेते हैं कि मार्क्सवादी धारणा तो क्या है और उदारवादी धारणा क्या है। तो लिखिए इसमें, आर्थिक शक्ति। तो इसमें लिखिए, आर्थिक शक्ति से यह तात्पर्य है आर्थिक शक्ति से यह तात्पर्य है, आर्थिक शक्ति से यह तात्पर्य है धन संसाधन, धन संसाधन, कोमा संपदा, भू, भू मतलब क्या होता है, भूमि। भाई पढ़ा होगा ना आपने पर्यायवाची, भू, वसुधा, भूमि, पृथ्वी। अर्थ मत लिख देना पर्यायवाचियों में, अर्थ तो इंग्लिश में होता है, ARTH। पहले लिख देते अर्थ भी, पर्यायवाची नहीं आता था ना बच्चों को, अर्थ लिख देते। भू और सामित्य लिख लिया यहां तक। एक बार दोबारा बोल देता हूं स्टूडेंट्स, आर्थिक शक्ति तात्पर्य धन संसाधन, संपदा, भू और सामित्य। ऐसा मानना जाता है
ऐसी धारणा है कि ऐसी धारणा है कि ऐसी धारणा है कि जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होता है, जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होता है, वो राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होता है, वो राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होता है। लेकिन इसमें भी मत विभेद है, लेकिन इसमें भी मत विभेद है। मतलब एक जैसा नहीं मान रहे विचार। देख क्या क्या मत विभेद है भी देखते हैं। उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार शक्ति के अन्य तत्वों में से शक्ति के अन्य तत्वों में से अन्य तत्वों में से आर्थिक तत्व भी एक है। शक्ति के अन्य तत्वों में से आर्थिक तत्व भी एक है। शक्ति के अन्य तत्वों में से आर्थिक तत्व भी एक है। जबकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार जबकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार जबकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार संपूर्ण शक्ति आर्थिक तत्व पर टिकी हुई है, आर्थिक तत्वों पर टिकी हुई है। आपके सामने जो दो शब्द आए हैं ना ये स्टूडेंट्स, उदारवाद और मार्क्सवाद, इन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि हमारी यूनिट थर्ड खंड है जिसका पहला और तीसरा लेसन, पहला लेसन तो उदारवाद और तीसरा लेसन मार्क्सवाद, तो इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे हम इन विचारधाराओं को। हाँ जी, इस प्रकार हुई आपकी आर्थिक शक्ति। अब आपकी जो शक्ति का तीसरा प्रकार है उसका नाम है विचारधारात्मक शक्ति अर्थात वैचारिक शक्ति। इसे वैचारिक शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात दोनों एक ही है, विचारात्मक शक्ति। और आपसे ऐसे पूछ रहे कई बार एग्जाम में वैचारिक शक्ति, तो दोनों क्या है, एक ही है। तो विचारात्मक वैचारिक शक्ति होता है एक दृष्टिकोण होता है जो आपके सोचने समझने ढंग को क्या करता है, प्रभावित करता है।
अर्थात जिस देश में जैसी विचारधारा है आपका व्यवहार भी वैसा ही रहेगा। अगर आपके देश में, हमारे देश में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो हमको इस चीज़ों के बारे में जानकारी मालूम होती है। वोट कैसे देना है, विधायक क्या होता है, सांसद क्या होता है, कैसे चुनाव होते हैं, समस्त जानकारी हमें मालूम होती है, क्योंकि हमने शुरू से हमारा सोचने समझने का ढंग क्या रहा है, वैसा ही रहा है। चुनाव होता है तो पहले ही बता दिया जाता है, ऐसे वोट करो, ईवीएम मशीन आएगी, ऐसे दबाएगा, बिप की आवाज़ आएगी। हमारा सोचने समझने का ढंग क्या हो जाता है, वैसा ही हो जाता है जैसी देश की विचारधारा होती है। देखिए, विचारधारात्मक शक्ति विचाराधारात्मक शक्ति हमारे सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करती है। विचारधारा का अर्थ होता है विचारों का समूह जिसके आधार पर हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है। विचारों का समूह जिसके आधार पर क्या होता है, हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है। जैसी विचारधारा हमारा दृष्टिकोण भी क्या हो जाता है, वैसा ही। लिखिए, यह विचारधारा ही लोगों की दृष्टि में शासन व्यवस्था को उचित ठहराती है। स्टूडेंट्स, भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधाराएं थी। वर्तमान में उदारवादी विचारधारा ज़्यादा प्रचलित है, अर्थात अपनी योग्यता के आधार पर सभी को समानता, जो जितना योग्य उतना प्राप्त कर सकता है। आज विश्व में कई जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और कई लोग हैं जिनके पास 1 रुपया ही नहीं है, बिल्कुल गरीब है। तो जितनी जिसकी योग्यता है, जिसको जितना चांस मिल रहा है, क्षमता है, लाभ है, मौका मिल रहा है, उसके अनुसार कमा रहा है। लेकिन कई विचारधाराएं क्या होती है, हिंसात्मक विचारधाराएं होती है। इस्लामिक विचारधारा ज़्यादा है कई देशों में, जो इस्लाम के देश हैं, वो सिर्फ ऐसे मानते हैं हमारे धर्म के लोग ही रहने चाहिए। दूसरे धर्म के लोग क्या मानते हैं, काफिर मानते हैं, मतलब ये हमारे ये दुश्मन है। तो लगातार क्या होती है, हिंसात्मक घटनाएं होती है, जैसे आतंकवादी घटनाएं धर्म के आधार पर। भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधारा है। तो वहाँ के लोग भी इस चीज़ को बुरा नहीं मानते, क्योंकि शुरू से क्या है, उसी विचारधारा में पढ़ रहे हो। जैसे अगर किसी के पास खेत है तो वो खेत का काम आसानी से कर लेगा अगर उसने शुरू से देखा है तो।
कहते हैं ना घर में कोई चीज़ होती है उसको चलाना भी सीख जाते हैं, भले ऐसे मोटरसाइकिल हो, 4 व्हीलर हो, कुछ भी हो। तो जैसे जिस देश में विचारधारा होती है ना, वैसा आदमी का व्यवहार हो जाता है ऑटोमेटिक। अब हमारे पहले से कितने चुनाव होते हैं, 5 साल में पंचायती का चुनाव, जिला परिषद चुनाव ही चुनाव होते हैं। कभी हम ऐसे थके हैं क्या कि वोट देने नहीं जाएंगे, थक गए? क्योंकि हम शुरू से ही क्या है, हमारा पालन पोषण उसी विचारधारा के आधार पर हो रहा है, प्रजातांत्रिक विचारधारा के आधार पर। तो आगे लिखिए, उदारवाद, उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, मार्क्सवादी साम्यवाद, मार्क्सवादी साम्यवाद विश्व की प्रमुख विचारधारा है। ये तो हो गए स्टूडेंट्स, हमने कंप्लीट कर लिया आज शक्ति के प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला प्रकार राजनीतिक शक्ति, दूसरा प्रकार आर्थिक शक्ति, तीसरा प्रकार विचारात्मक या वैचारिक शक्ति। हमने शक्ति की परिभाषाएं पढ़ ली, शक्ति के प्रथम विचारक कौन थे वो पढ़ लिया, शक्ति बल प्रभाव में अंतर पढ़ लिया। शक्ति लगभग कंप्लीट होने वाली है अपनी। शक्ति का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है शक्ति संरचना के सिद्धांत। शक्ति संरचना के सिद्धांत। स्टूडेंट की शक्ति की संरचना समाज में किस रूप में हुई है, इसके 4 सिद्धांत बताए गए। कितने बताए गए? 4। पहले सिद्धांत का नाम है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। आप इन्हें पहले भी पढ़ चुके 10th क्लास में, आपके डेमोक्रेसी वाले पार्ट में ही थे ये। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, बहुलवाद का सिद्धांत और नारीवादी सिद्धांत। सेकंड है आपका शक्ति संरचना का सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत, बहुलवाद का सिद्धांत। हाँ जी, शक्ति संरचना के चारों सिद्धांत आपके सामने स्टूडेंट्स। ये जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है ये दिया कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने बताया कि समाज में आर्थिक आधार पर 2 वर्ग है। कितने वर्ग है? 2 वर्ग। एक है शक्तिशाली वर्ग या पैसे वाला या आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग, जिसे उसने बताया बुर्जुआ वर्ग। क्या बताया? बुर्जुआ वर्ग। दूसरा उसने बताया जो गरीब है उसको बताया सर्वहारा वर्ग। क्या बताया? सर्वहारा वर्ग। अब इसने बताया कि समाज में पूंजी के आधार पर, किसके आधार पर? पूंजी के आधार पर, आर्थिक आधार पर समाज 2 भागों में बट गया। और जो ये वाले लोग हैं ना बुर्जुआ वर्ग, तो सदैव किसका शोषण करते हैं? सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं। अर्थात आर्थिक रूप से शक्तिशाली वाला वर्ग का सदैव किसके ऊपर वर्चस्व रहता है? सर्वहारा वर्ग पर वर्चस्व रहता है। तो कार्ल मार्क्स ने कौन सा सिद्धांत दिया? वर्ग संघर्ष का।
और शक्ति प्राप्ति के लिए या आर्थिक शक्ति प्राप्ति के लिए इन दोनों वर्गों में सदैव क्या रहता है, परस्पर संघर्ष चलता रहता है। इसे क्या बताया उसने, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। क्या बताया, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसके द्वारा गया, कार्ल मार्क्स। इस वर्ग संघर्ष को हम जब भी पढ़ेंगे जाके, अभी तो पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे, लेकिन इस वर्ग संघर्ष को कहाँ पढ़ेंगे हम, मार्क्सवाद में भी जाके पढ़ेंगे। यूनिट 3 पार्ट नंबर 3 में पूर्ण रूप से वर्ग क्या होता है, संघर्ष किस प्रकार होता है, संघर्ष कभी खत्म होगा या नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसका वो क्या होता है, सच भी होता है। लेकिन इसने एक चीज गलत बता दी कि आर्थिक रूप से क्या होता है, आर्थिक रूप से नहीं। अब ऐसा इसमें बताया विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में, किसमें, वैसा का वैसा है, थोड़ी सी चीजें बदल दी। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत क्या कहता है कि समाज में दो वर्ग है। कितने वर्ग है, दो। एक तो विशिष्ट वर्ग और दूसरा सामान्य वर्ग। विशिष्ट का मतलब क्या होता है, कुछ अलग हो, कुछ अलग हो, विशिष्ट, प्रभावशाली। दो ही वर्ग बताए, ताकतवर वर्ग तो कौन सा हो गया, विशिष्ट वर्ग, और सामान्य वर्ग, जो सामान्य वर्ग तक गरीब है, जिसमें हम जैसे सब आते हैं, मिडिल क्लास। लेकिन बात वही बताई कि दोनों में, इनमें भी संघर्ष है। लेकिन उसने तो क्या बताया, आर्थिक आधार। क्या बताया, आर्थिक आधार। किस आधार पर बताया, संगठन, आर्थिक आधार पर, बुर्जुआ वर्ग और सर्वा वर्ग। लेकिन ये विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत किस आधार पर बताता है कि ये कब किसके आधार पर होते हैं, योग्यता के आधार पर। किस पे होते हैं, योग्यता। जिन्होंने जितने योग्य है, जिन्होंने जितनी मेहनत की है, उसको ऐसा ही मिल जाएगा। उसने तो सिर्फ किसको बताया था, बुर्जुआ वर्ग में, अमीर वर्ग को किसको बताया था, किसने, कार्ल मार्क्स ने। लेकिन विशिष्ट वर्ग में कौन कौन आते हैं, राजनेता, उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, कलेक्टर, जितने भी गवर्नमेंट अफसर होते हैं, ये किस में आ जाता है, विशिष्ट वर्ग में। और सामान्य वर्ग में मजदूर, दुकान करने वाले दुकानदारी किस में आ जाए, सामान्य वर्ग में। फिर विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत में बताया कि सरकारें चाहे कितनी बदल जाए, जो ये विशिष्ट वर्ग होता है ना, विशिष्ट वर्ग, ये विशिष्ट वर्ग के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी स्थिति क्या रहेगी, वैसी की वैसी रहेगी। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, इनका व्यक्तित्व वैसा के वैसा रहेगा। डॉक्टर को तो डॉक्टर ही रहेगा, उसको चपड़ा से थोड़ी बना देगी कोई सरकार आके। तो इसने क्या बताया, यही अंतर है वर्ग संघर्ष और विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में। एक जैसी चीजें दो वर्गों में बांट रहे हैं, लेकिन जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो तो आर्थिक आधार पर बांट रहा है, और ये किस पे बांट रहा है, कर्म के आधार पर। जो जैसे कार्य कर रहा है, जैसे मेहनत करेगा, योगदान करेगा, वैसा ही पद को क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। डॉक्टर को ऐसे ही नहीं बन जाता, वकील को ऐसे ही नहीं बन जाता, उद्योगपति को ऐसे ही नहीं बन जाता। निवेश करना पड़ता है, पूंजी लगानी पड़ती है, व्यापार चले या नहीं चले। अब तीसरा जो सिद्धांत है शक्ति संरचना का, अर्थात शक्ति कैसे बटी हुई है, वह नारीवादी सिद्धांत। कौन सा, नारीवादी सिद्धांत बोलता है कि समाज लैंगिक आधार पर बटा हुआ है। किसके आधार पर, लैंगिक। लिंग आता है ना, मेल और फीमेल, अर्थात समाज किसमें बटा हुआ है, पुरुष और महिला में, जिसमें शक्ति किसको प्राप्त होती है, पुरुष वर्ग को। किसको, पुरुष वर्ग को। तो नारीवादी सिद्धांत अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लैंगिक आधार पर शक्ति का विभाजन किस सिद्धांत के अनुसार बताया गया, नारीवादी सिद्धांत के अनुसार बताया गया। चौथा है बहुलवाद सिद्धांत, जो सर्वमान्य है, अर्थात शक्ति कैसे बटी हुई है, सम में बटी हुई है। किस में बटी हुई है, सम में। शक्ति का क्या है, विकेंद्रीकरण है। क्या है, विकेंद्रीकरण। तो ये टॉपिक डाल लीजिए, शक्ति संरचना के सिद्धांत। और पहला सिद्धांत लिख लीजिए,
वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत लिखिए। यह सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। यह सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। उन्होंने बताया कि समाज आर्थिक आधार पर दो वर्गों में बटा हुआ है। समाज आर्थिक आधार पर दो वर्गों में बटा हुआ है। पहला वर्ग आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग बुर्जुआ वर्ग है। पहला वर्ग आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग बुर्जुआ वर्ग है। बुर्जुआ वर्ग है। दूसरा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर सर्वहारा वर्ग है। सर्वहारा वर्ग है। सर्वहारा वर्ग है। कार्ल मार्क्स के अनुसार बुर्जुआ वर्ग का सर्वहारा वर्ग पर सदैव वर्चस्व रहता है। बुर्जुआ वर्ग का सर्वहारा वर्ग पर सदैव वर्चस्व रहता है और इनमें शक्ति प्राप्ति के लिए परस्पर संघर्ष निरंतर संघर्ष चलता रहता है। और इनमें शक्ति प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहता है। निरंतर संघर्ष चलता रहता है। इसलिए मार्क्स ने इसे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहा है। इसलिए मार्क्स ने इसे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहा है। स्टूडेंट्स, बाकी शक्ति संरचना के सिद्धांतों पर विशिष्ट वर्गीय, नारीवाद, बहुलवाद सिद्धांतों के ऊपर चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।
ओके बाय।